महाराज कृष्णदेव राय के विशेष सलाहकार। क्या हुआ पंडित रामा? और सैनिक उर्फ चिकित्सक बने सहायक लक्ष्मण, तुम लोगों को क्या लगा मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाऊंगा? हाँ हाँ, हम महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार से ही हैं, किंतु इस समय मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ। इस समय मैं आपका शुभचिंतक हूँ। शुभचिंतक तो ये है पंडित रामा। आज शाम महाराज कृष्णदेव राय के सलाहकार और दूसरा सैनिक उर्फ चिकित्सक आपको पकड़ने के लिए जुआलय आ रहे हैं। वो दोनों स्वर्णावती के खजाने की खोज कर रहे हैं। उन दोनों की मृत्यु आपकी स्वतंत्रता होगी। सम्मोहिनी मल्लपुरा तिथि गृह में छुपी हुई है। खजाना उसके पास है। मेरी बात मानिए, अन्यथा आपको पश्चाताप करना होगा। इस चिट्ठी में 3 बार पश्चाताप को पश्चाताप लिखा है। पश्चाताप। यह है मेरा असली शुभचिंतक, जिसने मुझे ये पत्र लिखा है और मेरी मदद की है। इसने आपकी मदद नहीं की भट्टू जी, ये आपको फंसाने के लिए एक जाल है, जाल। आप दोनों मुझे फंसाने और पकड़ने आए, और अब तो आप दोनों ने मेरी शक्ल भी देख ली है। अब आप दोनों मेरे लिए और भी खतरनाक हो गए हैं। विजयनगर के 2 सेनापतियों की हत्या हुई और विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय उस हत्यारे को नहीं छोड़ेंगे। और आप दोनों और महाराज के लिए हत्यारा मैं हूँ। नहीं, हम जानते हैं आप हत्यारे नहीं हैं। हत्यारा वो है जिसने ये पत्र लिखा है। आप हमें जाने दीजिए। इस हत्यारे को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये आपको भी। वो हत्यारिन सम्मोहिनी है। उसी ने खजाना चुराया है और मोरा सिंह और राघवन की हत्या की है। अब मैं मल्लापुरा के अतिथि गृह में जाऊंगा और सम्मोहिनी से अपना बदला और खजाना वापस लूंगा। कहानी खत्म। और आप दोनों खेलिए जीवन और मृत्यु का जुआ। आप दोनों के गले में पड़ा हुआ ये फंदा, एक जिएगा और दूसरा जाएगा। तय आप लोगों को करना है, कौन जिएगा और कौन जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी बात सुनिए। इस कहानी का अंत ये नहीं होगा। इस कहानी का अंत ऐसे ही होगा पंडित रामा। मैं करूंगा इस कहानी का अंत। आप दोनों में से जो भी जीवित बचेगा वो कृपा करके महाराज से कह दे कि मैंने मोरा सिंह और राघवन की हत्यारन सम्मोहिनी की हत्या की है। चलता हूं, जुए का आनंद उठाइए। चलो। लक्ष्मण, बाबा पंडित रामा और लक्ष्मण दोनों जुए की मांड में गए हैं। आशा है कि आज इस खजाने की पहेली हल हो जाएगी
और हत्यारा भी पकड़ा जाए। अवश्य पकड़ा जाएगा। मुझे इस खजाने की चिंता नहीं है, तुम्हारी भी चिंता है। सही कह रहे हैं आप अनंतैया, आपको धरनी की चिंता है। आभूषणों की थैली मुझे दे दीजिए। जी हाँ अनंत्य, आभूषणों की थैली कोतवाल महोदय को दे दीजिए, ये उसे सुरक्षित रखेंगे। अन्यथा हत्यारा लौटकर तुम दोनों से वो थैली ले सकता है। परंतु गुरुवर, प्रश्न अब भी वही है कि उस हत्यारे ने मेरे नाना और मोरा चाचा का दोनों का भाग मुझे और धरनी को क्यों दिया? चतुर्थ संधि से बने 4 भाग, जो तोड़े इस नियम को तो उसका है दुर्भाग। प्रश्नों के उत्तर पंडित रामा देते रहेंगे। आगे चलकर आप दोनों के रास्ते में कौन सा दुर्भाग आने वाला है ये हम नहीं जानते, इसीलिए कह रहे हैं वो आभूषणों की थैली कोतवाल महोदय को दे दीजिए। मामा जी, परंतु आप ठीक तो है। जाओ धरनी थैली लेकर आओ। जी मामा जी। ये लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अनंतैया, तुम भी अपनी थैली दे दो। लक्ष्मण, तुम्हें स्मरण है महाराज ने दरबार में जब पहली बार वो पत्र पढ़ा था? पश्चाताप। महाराज, पश्चाताप? हाँ, वर्तनी में गलती है। हाँ, उस पत्र में भी पश्चाताप को पश्चाताप लिखा था, और अभी भट्टू ने जो पत्र पढ़ा उसमें भी पश्चाताप को पश्चाताप लिखा था। अर्थात जिस किसी ने भी हरिणी को वो जाली पत्र भेजा है, भट्टू को भी उसी ने जाली पत्र भेजा है। संतुलन बनाए रखो, अगर जरा सा भी हिले तो। संतुलन बनाए रखने का भी क्या लाभ? ये जलती हुई सुतली देखो। बस किसी तरह मेरे हाथ खुल जाए। नहीं खुल रहे। लक्ष्मण, मैं अधिक देर तक संतुलन बनाए नहीं रख पाऊंगा। मैं नहीं रख पाऊंगा। और ये जलती हुई सुतली भी यहाँ तक पहुँच गई है। एक काम करो, तुम कूद जाओ। पागल हो गए हो? तुम्हारा पूरा परिवार है, यदि किसी को ऊपर जाना है तो मैं जाऊंगा, तुम कूदो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? यदि मेरे रहते तुम्हें कुछ हो गया तो अम्मा शारदा भाभी जीवन भर मुझे क्षमा नहीं करेंगे, और मैं भी स्वयं को। और यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवन भर जान नहीं पाऊंगा कि लंका के युद्ध से तुम भागे क्यों थे। ठीक है, तो बताता हूं। न जाने जीवन में फिर अवसर मिले या न मिले, जो सेनापति राघवन ने कहा वो सत्य है। वही है ना तू? युद्ध छोड़कर भागा था, मुझ पर हत्या का आरोप लगाने वाला खुद न जाने कितनी हत्याओं का आरोपी है। भगोड़ा, खूब में भगोड़ा, भागा था मैं युद्ध से। क्यों भागे थे? अभी पिछले कुछ क्षण ऐसे रहे रामा कि नेत्र जहां घुमाओ बस मृत्यु हुई मृत्यु। तो सोचो, युद्ध में इतने दिनों तक जहां देखो बस मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती थी। सैनिकों की मृत्यु, निरपराधियों की मृत्यु, और क्यों? कारण सिर्फ एक, लोभ, शक्ति बढ़ाने का लोभ, राज्य बढ़ाने का लोभ। मैंने युद्ध में बस एक चीज सीखी है कि युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो बस भाग आया मैं युद्ध से, भाग आया। क्या तुम्हें भी लगता मैंने गलत किया? तुम्हारी दृष्टि से देखूं तो संभवतः सही किया, किंतु कर्तव्य चाहे
कितना भी कठिन क्यों ना हो, पूरा करना ही पड़ता है। हर मनुष्य को अपने भय का सामना करना चाहिए लक्ष्मण। इसीलिए कह रहा हूं, कूद जाओ। नहीं लक्ष्मण, तुम कूदो। तुम कूदो रामा। तुम कूद जाओ लक्ष्मण। मैं नहीं कूदूंगा, तुम कूदो। अब मेरे पास वो आधा खजाना है जो सेनापति मोरा सिंह और सेनापति राघवन ने हमसे चुराया था। अब मुझे दूसरा आधा भी चाहिए। वो भी मिल जाएगा। शाबाश। जब आवश्यकता होगी तभी संपर्क करूंगी। अभी मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे चुटकी बजाते ही आप दोनों वो सब कुछ भूल जाएंगे जो मैंने आप दोनों से करवाया है। मेरी कोई स्मृति नहीं होगी जब तक दोबारा सम्मोहिनी से मुलाकात नहीं होगी। जी। अरे कोतवाल महोदय, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो मान के भीतर गए थे ना? अरे गुरुवर, हम भी वही सोच रहे कि यहाँ कर क्या रहे हैं हम तो अंदर जुए के अड्डे में थे। अंदर मुझे लक्ष्मण का बस्ता मिला था और किसी ने कहा कि रामा और लक्ष्मण विशेष कक्ष में है। जब मैं वहां जा ही रहा था तब आप मिले थे मुझे। हम मिल गए? हाँ गुरुवर, आप ही मिले थे हमें। ना, हम नहीं गए। हम तो यहीं खड़े हैं, कब से यहीं खड़े हैं हम भीतर नहीं गए। चलिए जाने दिए, चलिए भीतर जा। नहीं, हम नहीं जाएंगे भीतर। गुरुवर, मैं कह रहा हूँ आपसे, भीतर चलिए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे भीतर। अरे अगर आप नहीं आएंगे तो सारा श्रेय वो रामा और लक्ष्मण लेकर जाएंगे। नहीं, रामा को श्रेय नहीं लेने देंगे हम। हाँ चलिए, चलिए। रामा कूदो। लक्ष्मण तुम कूदो। हाँ, एक काम करते हैं, दोनों कूद जाते हैं। ये क्या कह रहे हो? दोनों कैसे कूद सकते हैं? रामा, ये घिरनी देखो, ये हम दोनों का भार नहीं उठा सकती। यदि हम दोनों कूदे तो हो सकता है ये घिरनी छत से टूट जाए और दोनों बच जाए। तो ठीक है, 3 गिनू का और तो तीनों दोनों कूद जाएंगे। 3, 2। रुको। क्या हुआ? 5 गिनो, 5। हिम्मत जुटाने का समय मिलेगा लक्ष्मण। अरे इतना समय नहीं है रामा, उस सुतली को देखो। ठीक है, उल्टी गिनती गिनता हूँ। 5, 4, 3, 2। रुको। एक के पहले कूदना है या एक के पश्चात? अरे 0 पे कूद जाएंगे रामा। को लगता है रामा और लक्ष्मण ने हत्यारे को पकड़ा होगा। अरे बिना कैसे पकड़ होंगे? शिव बोलिए और चलिए, आइए। 5, 4, 3, 2। रुको। क्या हुआ? मेरे पास एक उचित तरकीब है, एक बेहतर तरकीब है। उसमें खतरा कम है लक्ष्मण। देखो, हम दोनों 2 कोनों पे खड़े हैं। यदि हम संतुलन बनाते हुए एक दूसरे के पास आए और पलट जाएं, तो हम एक दूसरे के हाथ खोल पाएंगे। महाबुद्धिमानी, पहले क्यों नहीं सोचा था? ठीक है, आ जाओ। धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए। आराम से। घूम जाओ। डरो मत। आराम से। खुल गया। तुम ठीक हो? ठीक हो? मैंने कहा था ना, एक से भले 2। रामा कूदो।
सही कहा था तुमने, एक से भले दो। चलो। वो देखिए इन्हें हम हर स्थान पर ढूंढते फिर रहे हैं और ये देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि जुआ खेल कर आ रहे हैं। सत्य वचन गुरुवर, जुआ ही खेल कर आ रहे हैं, जीवन और मृत्यु का जुआ। हत्यारा पकड़ा गया नहीं, परंतु चतुर्थ संधि का तीसरा भागीदार मिल गया, भट्टू। वही हमें चौथी सदस्य तक लेकर जाएगा। कहाँ मिलेगा चौथा सदस्य? मिलेगी गुरुवर, चौथी सदस्य मिलेगी मल्लपुरा अतिथि निवास में सम्मोहिनी। सम्मोहिनी? हाँ। कोतवाल महोदय, ये नाम हमने कहीं सुना है। हमने नहीं सुना। चलिए शीघ्र चलिए, हमें तुरंत अतिथि निवास पहुंचना है। चलिए चलिए चलिए। चलिए। तुम सब यही प्रतीक्षा करो। सम्मोहिनी बहुत खतरनाक है, कहीं वो तुम सबको सम्मोहित करके मेरे विरुद्ध ना कर दे। जब मैं कहूं तब तुम ऊपर आना। सम्मोहिनी, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं छुपी हो। मुझे सम्मोहित करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारी आंखों में कभी नहीं देखूंगा, बल्कि आज उन आंखों को ये आवाज। कौन हो तुम? सेनापति राघवन का पुत्र अनंतय्या। परंतु राघवन की तो हत्या हो गई है और जिसने उसकी हत्या की है वो यहीं छिपी है। सम्मोहिनी। जानता हूं मैं, तुम कैसे जानते हो? वो पत्र तुमने मुझे भेजा था? हाँ, मैंने ही भेजा था। तुमने पंडित रामा और लक्ष्मण को मृत्यु दे दी। हाँ, या विस्फोटक के धमाके में उन दोनों की मृत्यु हो ही चुकी होगी। सम्मोहिनी कहाँ है? सम्मोहिनी यहाँ नहीं है। अगर सम्मोहिनी यहाँ नहीं है तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ज्वाले के अपूर्ण काम को पूर्ण करने के लिए। मेरी हत्या क्यों? अच्छा प्रश्न है। उत्तर है राघवन, मूर्ख सेनापति राघवन, जिन्होंने स्वर्णवती का खजाना लूटा और मुझे दिखा दिया, लेकिन मैंने उस खजाने को चुरा लिया। क्या करें? क्या करें? जुए की लत ही ऐसी है कि जितना अधिक धन दिखता है हमें, उतना कम लगता है। लेकिन इसका पहला पड़ाव बने हमारे मूर्ख नाना के अति प्रिय मूर्ख मित्र मोरा सिंह एक संधि टूटने की ग्लानि में आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन जब नाना ने उन्हें रोका। रुक जाइए। मैं आपको बचाने आया हूं सेनापति मोरा सिंह। प्राण त्यागने का विचार छोड़ दीजिए। मैं आपको आपके किए हुए हर एक पाप से छुटकारा दिलाने आया हूं। नाना मोरा सिंह को मेरे पास लेकर आए। वो चाहते थे कि मैं पूरा खजाना मोरा सिंह को दे दूं। मैं उनकी हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन अकस्मात हो गई। मोरा सिंह की हत्या तुमने? हाँ, मैंने। और फिर उस हत्या को
आत्महत्या बनाया मैंने धरनी को एक पत्र लिखा। प्यारी पुत्री धरनी, मैं ना वैसा वीर हूँ, ना वैसा योद्धा और ना ही वैसा पिता जैसा तुम मुझे मानती हो। मैं एक लोभी, छल करने वाला कपटी मनुष्य हूँ और सबसे बड़ा कपट मैंने तुम्हारे साथ किया है, जिसके लिए मुझे पश्चाताप करना होगा। यही मेरी नियति है। और उस मृत शरीर के साथ में एक और चिट्ठी लिखी, चतुर्थ संधि को तोड़ने वाली चिट्ठी। फिर उस मृत शरीर के साथ में आभूषणों से भरी एक थैली को रख दिया, जिससे मैं पंडित रामा को इतना गुमराह कर सकूं कि सत्य का पता ही ना लगे। पीछे के द्वार से चलो लक्ष्मण, भट्टू के लोग आगे के द्वार पर हैं। अरे भट्टू जी, भट्टू जी, किसने किया ये? क्या हुआ? बताइए किसने किया ये? लाश के पास लाल कपड़ा, हत्यारे का ही होगा। लाल वस्त्र का टुकड़ा, अर्थात हत्यारा लाल वस्त्र पहनकर आया था। ये भट्टू का गो है गुरुवर, उनका पालतू। संभवतः ये हमें कुछ बताना चाहता है क्या? ये बताना चाहता है? ये हमें हत्यारे का कोई संकेत दे रहा है। संभवतः। आओ देखें। ये हमें हत्यारे का कोई संकेत दे रहा है। संभवतः। आओ देखें। कुछ दिखा पंडित रामा? नहीं गुरुवर। एक और हत्या? कौन कर रहा है ये सब? अनंतैया, क्या हो गया तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? अब कुछ नहीं, वो घोड़ा गाड़ी से उतर रहा था, मैं तो पाँव मुड़ गया। मैं ठीक हूँ। पंडित रामा, आप बताइए कि हत्यारा पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं। भट्टू जिसे हम हत्यारा समझ रहे थे, उसकी स्वयं हत्या हो गई है, मल्लपुरा अतिथि निवास में। अवश्य हत्यारन वो चौथी महिला है। सौदामिनी, सम्मोहिनी। हाँ, सम्मोहिनी या मनमोहिनी जो भी है, एक बार वो हमारे सामने आ गई तो पकड़कर महाराज के समक्ष ले जाएंगे। हाँ। जिसने भी नाना और राघवन चाचा की हत्या की है, उसे कठोर दंड मिलना चाहिए पंडित रामा। अवश्य मिलेगा धरणी। हत्यारा जो भी है, जहां भी है, एक दिन अवश्य पकड़ा जाएगा।
तुम क्रोधित मत हो धरनी। पंडित रामा को उनका काम करने दो। पंडित रामा गुरुवर सत्य कह रहे हैं। वो हत्यारन ना, सम्मोहिनी है और निश्चित रूप से वो खजाने के पीछे पड़ी हुई है। पर संभव था खजाने का वो भाग जो मेरे और अनंतया के पास है वो लेने सम्मोहिनी अवश्य आएगी। अच्छा किया कि हमने हमारे आभूषणों की पोटलियां कोतवाल जी को दे दी। खजाना हमें दिया? कब? क्या बात करें कोतवाल साहब, आप और गुरुवर आए तो थे हमारे पास और आपने हमसे कहा था कि हम कोतवाल के साथ। हाँ मामा जी, आप स्वयं आए थे। आपने कहा भी था कि ये आभूषण हमारे पास रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए इन्हें कोतवाल जी को दे दीजिए। इसलिए हमने हमारी पोटली आप उन्हें दे दी। ये लीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं और अनंतया असत्य नहीं कह रहे। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम हम पर शंका कर रही हो धरनी। नहीं मामा। एक क्षण रुकिए। इन दोनों का कहना है कि आप दोनों आए और इनसे आभूषणों की पोटली लेकर चले गए, और आप दोनों ये कह रहे हैं कि आप दोनों को स्मरण ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। आप दोनों तो ज्वालय भी आए थे हमारी मदद करने के लिए, किंतु ना तो आप भीतर आए और ना ही हमारी मदद की। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वहां कुछ हुआ था क्या वहां पे? कुछ ऐसा जिसका आप दोनों को बिल्कुल स्मरण ना हो? हाँ? पंडित रामा, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मैं ज्वालय के अंदर आया था और वहां मुझे लक्ष्मण का बस्ता मिला था और किसी ने कहा कि पंडित रामा और लक्ष्मण विशेष कक्ष में गए। मैं कक्ष के अंदर जा ही रहा था कि गुरुवर आप मिल गए और आपने मुझसे कहा कि पंडित रामा और लक्ष्मण बाहर हैं। ये कैसा बेतुका तर्क है? हम जाएंगे जुए की मांग में? हम? असंभव। क्या बात करें गुरुवर, याद नहीं आपको? विचित्र है रामा। उन समय की स्मृति ना होना, विशेषकर तब जब आप दो अलग अलग जगहों पर गए हों। ये तो तब ही संभव है यदि किसी ने आपकी स्मृतियों को मिटा दिया हो। अर्थात इस कहानी में कोई ऐसा है जो मन, मस्तिष्क और स्मृतियों को नियंत्रित करना जानता हो। वो हत्यारिन सम्मोहिनी है। उसी ने खजाना चुराया है और मोरा सिंह और राघवन की हत्या की है। सम्मोहिनी वो है जो अपने नेत्रों से लोगों को सम्मोहित कर लेती है। सम्मोहित करने वाली सम्मोहिनी। भट्टू जी ने कहा था मोह निद्रा प्रेरक। गुरुवर, कोतवाल महोदय, क्या आप दोनों सम्मोहिनी नाम की किसी स्त्री से मिले थे वहां? पंडित रामा, यदि हम मिले होते तो हमें अवश्य स्मरण होता। परंतु यदि सम्मोहिनी ने आपको सम्मोहित करके ये सब करवाया होगा तो आपको स्मरण नहीं होगा। मैं ना थोड़ा बहुत जानता ये सम्मोहन करने के ज्ञान को। भूटान में मिला था एक ऐसे ही मोह निद्रा प्रेरक से। ये सम्मोहन करने वाले क्या करते हैं क्या नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान। ये निश्चित रूप से सम्मोहिनी की ही करनी। उसी ने भेजा होगा आप दोनों को अनंत्या और धरणी के पास ये आभूषणों की पोटली लेने के लिए। अर्थात वो पोटलियां सम्मोहिनी के पास है। पंडित रामा, हमें हर हाल में सम्मोहिनी को पकड़ना है और मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूं। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि सम्मोहिनी मोह निद्रा प्रेरक है और किसी को भी अपनी आंखों में देखने पे विवश कर देती है और फिर सम्मोहित करती है, तो हम उसे उसी के खेल में हराएंगे कैसे? आभूषणों की 2 पोटलियां लक्ष्मण, वो पूरा खजाना नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है कि सम्मोहिनी को पूरा खजाना प्राप्त करना है, किंतु
वो पूरा खजाना किसकी मदद से प्राप्त करेगी? जिनकी मदद से कर सकती थी उनकी तो हत्या हो गई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सम्मोहिनी को पूरा खजाना प्राप्त करना ही था तो उसने उन 2 लोगों की हत्या क्यों की जो उसके इस खजाने तक पहुंचने में मदद कर सकते थे? तो क्या इसका अर्थ ये है कि हत्यारिन सम्मोहिनी नहीं है, हत्यारा कोई और है? जो भी हत्यारा है एक ना एक दिन रामा और लक्ष्मण के बीच फंसेगा जरूर। परंतु हत्यारा जो भी हो, क्या खजाना उसी के पास होगा? आधा खजाना, क्योंकि आधा खजाना तो सम्मोहिनी ले उड़ी। अब बाकी का खजाना प्राप्त करने के लिए जितनी उत्सुक सम्मोहिनी होगी उतना ही उत्सुक हत्यारा भी होगा सम्मोहिनी से अपना बाकी का खजाना प्राप्त करने के लिए। ये खेल तो बड़ा ही रोमांचक होता जा रहा है लक्ष्मण। अब तुम बताओ, सम्मोहिनी उस खजाने तक पहुंचेगी कैसे? संभवतः उन्हीं की मदद से जिसे उसे आधा खजाना मिला। गुरुवर और कोतवाल महोदय। तरकीब। चलो राजमहल चलते हैं, गुरुवर और कोतवाल महोदय से मिलने। चल। क्या आपको बाकी का खजाना मिल गया? कहाँ? कैसे? सेनापति राघवन ने इस खजाने को चुराया था और फिर कहीं छुपा दिया था। अनंतैया को उनकी लिखी हुई दैनिकी मिली। इसमें लिखा है कि वो खजाना कहाँ छुपाया गया है। हाँ, तो कहाँ छुपाया गया? विजयनगर सीमा के पास हुसलाया ध्यानागार में। तो इसी समय जाते? रुकिए रुकिए कोतवाल महोदय, इस समय आपका उत्तरदायित्व है धरणी और अनंतैया की सुरक्षा। आप वही कीजिए। तब तक मैं और लक्ष्मण जाकर देख कर आते हैं कि वहाँ ध्यानागार में वो खजाना है भी या नहीं। पंडित रामा, हम तो कहते हैं कि आप जाइए और खजाना ले आइए। इससे पहले सम्मोहिनी को स्थान का पता चल जाए और वो आपसे पहले वहां पहुंच जाए। बिल्कुल सही, क्या बात कही गुरुवर, बिल्कुल सही। रामा, एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं, गुरुवर की बात मान लेते हैं। चलो चलो। एक क्षण लक्ष्मण, सम्मोहिनी को उस गुप्त स्थान के विषय में पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा? पंडित रामा को ही सारे सुराग कैसे मिल जाते हैं? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो खजाने के बारे में भी पता है उसे, समझ में नहीं। अरे क्षमा कीजिए। क्षमा किया? अभी आप किसी खजाने की बात कर रहे थे ना? हाँ, तो आपको क्यों बताएं? हैं? आप होती कौन है पूछने वाली? कोई स्मृति नहीं है मेरी, अभी सब स्मरण हो जाएगा। क्षमा कीजिए। क्या हुआ? मेरी आंख में कुछ गिर गया है, बहुत पीड़ा हो रही है, देखिए ना। अत्यधिक पीड़ा हो रही है? हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं, दिखाइए। आप भी देखिए ना कोतवाल जी। अरे हम क्या देखेंगे, इन्होंने देखिए कोतवाल, आप भी देखिए। अरे आप तो देख चुके हैं ना, हम क्या चिकित्सक हैं क्या? देखिए। तो क्या देखेंगे आप? आप दोनों की मदद से मुझे आधा खजाना तो मिल गया था जी। बाकी का आधा खजाना कहाँ है? हम बताते हैं।
आपकी कहानी का अंत यही है सम्मोहिनी जी। हमने गुरुवर और कोतवाल महोदय से एक छोटा सा असत्य कहा था और आपने उन्हें सम्मोहित करके उनसे वही असत्य निकाला और यहाँ चली आई। कोई खजाना नहीं है, बस राम और लक्ष्मण का बिछाया हुआ एक जाल था जिसमें आप चलती हुई आई और आकर फंस गई। आपका खेल समाप्त। छल किया मेरे साथ। सुना था आपके बारे में पंडित रामा, संभवतः आपने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। मैं सम्मोहिनी। आओ! आओ! क्या हुआ? आओ, मेरा नेत्र कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ गिर गया है। आप देखिए ना, देखिए ना, देखिए, बहुत पीड़ा हो रही है। देखिए, देखिए, अब आप दोनों मेरे वश में हैं। हम दोनों आपके वश में हैं। मैं जैसा कहूंगी आप दोनों वैसा ही करेंगे। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आप दोनों यहाँ से हट जाएंगे और मुझे यहाँ से जाने देंगे। और कोतवाल और उस बुड्ढे गुरु की तरह जब भी आपको खजाने का पता चले, वो खजाना मुझ तक पहुंचाएंगे। हम खजाना आप तक लेकर आएंगे। शाबाश। और हाँ, मैं हत्यारिन नहीं हूं। आप हत्यारिन नहीं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप जा रही हैं, आप ना जाएं, क्योंकि आपका मोह हमको सम्मोहित नहीं कर पाया सम्मोहिनी जी। कैसे? मेरी आंखें भी बहुत जल रही हैं और नहीं रुका जा रहा लक्ष्मण। चल चल चल। हाँ, जलन हो रही है। छोड़िए, छोड़ो मुझे। रामा, हाँ दिखाई नहीं दे रहा। लो, तो हाँ, उफ। ये सब क्या हो रहा है? वो क्या है ना सम्मोहिनी जी, मोह निद्रा प्रेरकों के साथ काम किया है मैंने। मुझे पता है कि नेत्रहीन व्यक्ति को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आज राम और लक्ष्मण भी नेत्रहीन हो गए। हम यहाँ आने से पहले गए थे सूर्यदेव से मिलने। उनकी नेत्रों में नेत्र डालकर खड़े रहे तब तक जब तक उनकी रोशनी ने हमें चकाचौंध नहीं कर दी। तो बस कुछ क्षण के लिए नेत्रहीन हो गए। अब दिखाई दे रहा है? भली भांति दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी नेत्रों में मत देखना। बिल्कुल नहीं। हाँ, निकल नहीं पाएंगी आप। बताइए। सत्य। पूरा सत्य। सत्य यह है कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है। मुझे केवल खजाना चाहिए। हाँ, मैंने आधा खजाना वो बुड्ढे गुरुवर और कोतवाल को सम्मोहित करके प्राप्त किया था, परंतु इससे अधिक मैंने कुछ भी नहीं किया था। वो आधा खजाना मिथिला निवास में रखा है, आप ले सकते हैं। मुझे जाने दीजिए, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। मुझे जाने दीजिए। अभी आपने जो कहा ये सब कुछ दरबार में महाराज के समक्ष कहिए। अब आपके विषय में निर्णय महाराज ही लेंगे। ये मशाल कौन बुझा रहा है? मशाल किसने बुझाई? लक्ष्मण, लक्ष्मण। धक्का मारा मुझे किसी? किसने? पता नहीं, दिखाई थोड़ी दे रहा है। कौन है यहाँ पे? पाइप की आवाज। लक्ष्मण। क्या? हाँ, मशाल, 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 मशाल। कौन है यहाँ? अरे ये क्या गई? सम्मोहिनी! सम्मोहिनी! हिप, हिप। लक्ष्मण। हाँ। ये पायल सम्मोहिनी की नहीं है लक्ष्मण। तो फिर? ये
किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसे हम जानते हैं। वो धरणी। हाँ, धरणी। आप कौन? मैं सेनापति राघवन का पुत्र अनंतैया। इससे पहले कि आप मेरे नेत्रों में देखें, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके साथ ही हूं। धन्यवाद। पर मुझे बचाया क्यों? ताकि बाकी के आधे खजाने तक मैं आपको पहुंचा सकूं। पर कैसे? परंतु इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि मिथिला निवास के अंदर वो आभूषण अब भी है जो आपने मुझसे और धरनी से लिए थे? हाँ है, परंतु ये तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्हीं आभूषणों के लिए तो बचाया है आपको। मतलब? मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में। पंडित रामा और लक्ष्मण की बात सुन ली थी मैंने। तुम्हारी आंखों में नहीं देखना है। धन्यवाद सम्मोहिनी जी। आपकी मृत्यु के साथ में चतुर्थ संधि का भी अंत हो गया। अब तक तो पंडित रामा की तीव्र बुद्धि यह निश्चित कर देगी कि कोई पांचवा अवश्य था, और वो पांचवा मैं खड़ा कर चुका हूं। जिसे लोग हत्यारा समझेंगे उसे दंड मिलेगा और कहानी का अंत हो जाएगा। उधर पंडित रामा को अब तक ये प्रमाण भी मिल चुका होगा उस पांचवे के विरुद्ध। क्षमा करना मेरी प्रिय धरनी, हमारा साथ यहीं तक था। ये पायल, ये पायल तो मेरी ही है, परंतु ये वहां कैसे पहुंची? मैं तो कभी धान्य घर गई भी नहीं। ये पायल मुझे और लक्ष्मण को धान्य घर में ही मिली। और ये पायल उसी व्यक्ति की है जिसने सम्मोहिनी को हमसे बचाया और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। सम्मोहिनी की भी हत्या हो गई? सिर्फ पायल ही नहीं, आपका वो जो लाल वस्त्र टंगा हुआ है जो फट गया है, उसका टुकड़ा भी हमें मिला है। ये भट्टू के मृत शरीर के पास मिला है। ये क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। 2 हत्या और दोनों जगह आपसे जुड़े हुए कोई न कोई प्रमाण। जब सेनापति राघवन की हत्या हुई थी तब भी आप उनके घर के बाहर पाई गई थी। ये सब आप अपने नाना मोरा सिंह के प्रतिशोध में कर रही हैं। गुरुवार मामा जी, आपको इन प्रमाणों के आधार पे बंदी बनाया जाता है। याद लाइए। दूसरा धरनी, आपने भट्टू जैसे मंझे हुए चोर की हत्या कर दी, सबको सम्मोहित करने वाली सम्मोहिनी की भी। जी महाराज, भट्टू का मृत शरीर जहां था वहां चुनरी का यह फटा हुआ टुकड़ा मिला।
जो धरनी का है। ठीक वैसे ही धान्यागार में जहां सम्मोहिनी की हत्या हुई थी, वहां ये पायल मिली। धरनी, आप पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी? महाराज, ना ही मैं अतिथि निवास गई जहाँ पहली हत्या हुई, और ना ही मैं धान्यगर गई जहाँ सम्मोहिनी की हत्या हुई। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। मामा जी कहिए ना महाराज से कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। महाराज, सत्य क्या है ये तो हम नहीं जानते, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि धरनी हत्यारिन नहीं हो सकती। हाँ। केवल इसलिए गुरुवर कि वो आपकी भांजी है। मैंने इसका क्रोध देखा, हम सब ने इसका क्रोध देखा है। जिसने भी नाना और राघवन चाचा की हत्या की है, उसे कठोर दंड मिलना चाहिए पंडित रामा। परंतु जांच पूरी होने की प्रतीक्षा किए बिना इन्होंने स्वयं ही दंड दे दिया। नहीं, ये सत्य नहीं है महाराज। हमें तो लगता है कि सेनापति राघवन की हत्या भी धरनी ने ही की है। नहीं, ये असत्य है महाराज, ये सत्य नहीं है। नहीं, असंभव। महाराज, धरनी नाना को चाचा कहकर पुकारती थी, यह संभव है। महाराज, आपका क्या निष्कर्ष है पंडित रामकृष्ण? अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास है नहीं। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अत्यंत कठिन है। यदि कोतवाल महोदय को लगता है कि बाकी की तीनों हत्याएं धरनी ने की हैं, तो सेनापति मोरा सिंह की हत्या किसने की? क्योंकि ये सब कुछ आरंभ हुआ तो वहीं से है। हाँ। तीनों में से कोई भी कर सकता है महाराज, परंतु जांच पूरी होने से पहले ही इन्होंने स्वयं दंड दे दिया। मानो धरनी स्वयं भी नहीं जानती थी कि हत्यारा कौन है, इसलिए क्रोध में आकर इसने तीनों की हत्या कर दी। नहीं महाराज, नहीं, ये असत्य कह रहे हैं, ये सत्य नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, ये सत्य नहीं है महाराज। ये देखिए महाराज, अंतिम प्रमाण, हत्या का अस्त्र, जो जांच के दौरान धरनी के घर से प्राप्त हुआ है। मेरे पास कैसे? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कैसे आया। महाराज, धरनी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ महाराज, मुझे नहीं पता ये कैसे आया मेरे पास। हमें पूर्ण विश्वास है कि धरनी हत्यारिन नहीं हो सकती। पंडित रामा, धरनी को बचा लीजिए, कृपया करके धरनी को बचा लीजिए। पंडित रामकृष्ण महाराज, ना हम इन आरोपों को अनदेखा कर सकते हैं और ना ही इन प्रमाणों को। यदि धरनी निर्दोष है तो आपको अति शीघ्र ये साबित करना होगा, अन्यथा हमें दंड की घोषणा करनी होगी। और आप भली भांति जानते हैं कि हत्या का एक ही दंड है,
मृत्यु। धरनी धरनी अरे धरनी 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 हे भगवान। धरनी, खजाने के चारों भाग मेरे और मेरे भाग की मृत्यु तुम्हारी। आभूषण, हीरे मोती, अब जाकर मिली है अनंतया को अनंत प्रसन्नता। इतना सारा खजाना, इस खजाने से तो मैं अपना सारा ऋण चुकता कर दूंगा। अरे ऋण क्या चुकते कर दूंगा, मैं तो अपना खुद का जुआलय खोल लूंगा। मदिरालय और जुआलय दोनों एक साथ। और फिर किसी राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। मेरे जीवन में तुम्हारे साथ का अध्याय यहीं समाप्त हुआ प्रिय धरनी। अनंतया, ये पंडित रामा अचानक यहाँ कैसे आ गए? अनंतया, आपके घर का द्वार खुला है, यह सुरक्षित है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्षमा चाहता हूं पंडित रामा, वो धरनी के साथ दरबार में जो हुआ उसके बाद किसी कार्य में मन ही नहीं लग रहा। मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए तो ये सब सुनना भी कितना कठिन होगा, स्वीकार करना तो असंभव। आप ठीक हैं अनंतया? थोड़े विचलित लग रहे हैं। विचलित तो हुई पंडित रामा, समझ सकते हैं, कारण तो आप जानते ही हैं। परंतु पंडित रामा अचानक यहाँ मेरे यहाँ पर क्यों आए हैं? धरनी के नन्ना के अतिरिक्त एक आप ही हैं जो उसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या धरनी का कोई शत्रु है जो उसे यूं हत्या के आरोप में फंसाना चाहेगा? क्योंकि चतुर्थ संधि के चारों सदस्यों की तो हत्या हो चुकी है, अर्थात हत्यारा कोई पांचवा ही है जो धरनी के विरुद्ध प्रमाण छोड़े जा रहा है। अब बताइए, धरनी के कक्ष से प्रमाण का मिलना कोई मूर्ख ही होगा जो हत्या के पश्चात यूं अपने कक्ष में प्रमाण छोड़ेगा। पंडित रामा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी प्रिय धरनी को निर्दोष मानकर उस पर विश्वास किया। परंतु पंडित रामा, मुझे नहीं लगता कि धरनी का कोई शत्रु होगा और उसे फंसाना चाहेगा। आप जानते हैं एक हत्या में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हत्या का कारण, उसका उद्देश्य। और यही मेरा मत कोतवाल महोदय से परे है, क्योंकि कोतवाल महोदय को लगता है कि हत्या का कारण है प्रतिशोध, और मेरे विचार से हत्या का उद्देश्य है लोभ। स्वर्णवती खजाने का लोभ। परंतु पंडित रामा, आप इतनी बड़ी बात किस आधार पे कह रहे हैं? हैं, आधार भी हैं और कुछ विचार भी हैं। शीघ्र आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से और पूरे तर्क के साथ। अभी चलता हूं, धन्यवाद। हत्याओं का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं हो सकता। जानता हूं, लोभ है। मिथिला निवास में क्या हुआ? ताला ही टूटा हुआ था। मेरे वहां पहुंचने से पहले आभूषणों की सारी पोटलियां गायब। ले गया कोई।
तुम्हारी पहली शंका ना सही थी। अब दूसरी शंका सही सिद्ध करने के लिए हमें धरनी से मिलना होगा। चलो। हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पंडित रामा। जो 4 हत्याएं कर सकता है वो 5वीं भी कर सकता है। वो अनंतैया के घर पे जो बाघ तुम्हें मिला था, जिसके पश्चात मैं और लक्ष्मण जुआले गए थे, वो कैसे मिला था और किससे मिला था? वो अनंतैया को मिला था, चारपाई के नीचे। हाँ। लक्ष्मण, शुरू से सोचते हैं कि हम अभी तक क्या जानते हैं। तुम्हें स्मरण है जब हम जुआले गए थे और हमने भट्टू से पूछा था कि वो बाघ उसका है क्या, तो उसने कहा था नहीं, ये आपका है। नहीं। और उस समय भट्टू को हमसे असत्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अर्थात वो बाघ सचमुच उसका नहीं था। और वो पत्र जो उसके शुभचिंतक ने उसे लिखा था? शुभचिंतक तो ये है पंडित रामा, जिसमें किसी ने उसे हमारे विषय में सतर्क किया था। हम वहां पहुंच रहे हैं इसकी सूचना दी थी, और उस पत्र में भी वर्तनी की वही गलती थी जो मोरा सिंह के आत्महत्या वाले पत्र में थी। किसी ने पश्चाताप को पश्चाताप लिखा था। सम्मोहिनी मल्लपुरा तिथि गृह में छुपी हुई है, खजाना उसके पास है। मेरी बात मानिए, अन्यथा आपको पश्चाताप करना होगा। इस चिट्ठी में 3 बार पश्चाताप को पश्चाताप लिखा है। उस पत्र को पढ़कर भट्टू मल्लपुरा अतिथि निवास गया, जहां हत्यारा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, और हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब के विषय में हमारे अलावा और किसे जानकारी थी? गुरुवर, धरणी और अनंतैया। अब गुरुवर किसी चोर डकैत का साथ तो देंगे नहीं। धरणी निर्दोष है, ये हमें समझ आ रहा। बचा कौन? अनंतैया, जिसकी चारपाई के नीचे वो बाघ हमें मिला, जिसने हमें जुआले भेजा ताकि भट्टू हमारी हत्या कर दे। तुम्हें लगता है अनंतैया ने हमें फंसाया? संभव है। भट्टू की वो भी तो के संकेत दे रही थी हमें। संभवतः हत्यारा खिड़की से कूदा और भाग गया। जब हम धरणी के घर पहुंचे थे, अनंतैया लक्ष्मण, हमें कोतवाल महोदय से मिलना होगा। चलो। पंडित रामा, आपसे कुछ बात करनी थी। लक्ष्मण, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, तुम आगे बढ़ो। हाँ, अच्छा हुआ ये आ गए, मैं भी थक गया हूँ तुम्हारे साथ में। कहिए। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। जी? यानी आपको मेरे साथ चलना होगा, कोरगा खंडहर। चलिए। आइए पंडित रामा, आइए। वैसे आप मुझे यहाँ इतनी दूर, इतने ऊंचे खंडहर पर क्यों लेकर आए? पंडित रामा, वो इसलिए कि मुझे आपसे कुछ कहना था, और हमारे बीच जो वार्तालाप हो ये कोई और सुन ना ले। और ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? यही कि हत्यारिन कोई और नहीं, धरनी है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? वो इसलिए कि मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, सब कुछ पता लगा लिया है। धरनी ने पहले मोरा सिंह का खजाना लूटा, फिर उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद एक जाली चिट्ठी वहां पर रख दी, और उसके साथ में एक आभूषणों की थैली भी। और उसने सिर्फ अपने नाना के साथ नहीं, मेरे नाना के साथ में भी ऐसा ही किया। उनकी हत्या करके कुछ आभूषण रख दिए, और जब उसे पता लगा कि भट्टू और सम्मोहिनी विजयनगर में आ गए खजाना खोजते हुए, फिर धरनी ने भट्टू और सम्मोहिनी की भी हत्या कर दी, और सम्मोहिनी के मिथिला निवास में जाकर सारे खजाने को चुरा लिया, ताकि वो सारा खजाना उसके पास में रह सके। परंतु जब कोतवाल महोदय ने धरनी को बंदी बनाया, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया कि धरनी लालची है। धरनी मुझे हमेशा कहती रहती है कि मुझे धनवान बनना है, और वो इस धन को प्राप्त करने के लिए किसी भी मार्ग पर जा सकती है, किसी भी हद तक। वो क्या है ना पंडित रामा, कि जब मनुष्य धनवान बन जाता है तो उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। और आपका संदेह बिल्कुल ठीक था कि इन हत्याओं का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, लोभ है।
यदि ये सत्य है तो बड़ा ही चौंका देने वाला सत्य है अंधैया। मात्र लोभ के लिए इतनी सारी हत्याएं। धरनी को अवश्य ही एक दिन वो होगा, वो क्या कहते हैं उसे, दुख? नहीं नहीं, वो पीड़ा? नहीं, वो कोई बुरा कार्य करने के बाद जो खेद होता है ना, वो पश्चाताप। इस चिट्ठी में 3 बार पश्चाताप को पश्चाताप लिखा है। हाँ, सही कहा आपने, पश्चाताप। अरे वाह, आपने तो मेरा और लक्ष्मण का कार्य ही पूरा कर दिया, पूरी जांच कर ली। तो चलिए चलकर कोतवाल महोदय को सब बता देते हैं। आइए। क्या हुआ, चलिए। मैं मानता हूं कि पंडित रामा आप बुद्धिमान हैं, परंतु मूर्ख मैं भी नहीं। और यह भी मानता हूं कि आपको संदेह है कि हत्यारा मैं हूं, क्योंकि ये प्रश्नावली जो आप मुझसे कर रहे हैं ना, मैं तभी समझ गया था कि आपका उद्देश्य मेरी परीक्षा लेना है। क्योंकि यहां आने से पहले मैं धरनी के पास बंदी गृह में गया था उससे मिलने के लिए। तो धरनी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर मैं ही आपके पास क्यों ना आ जाऊं, इसलिए मैं आपके पास आ गया आपसे मिलने। अर्थात ये पंडित रामा कि आप सही कह रहे थे, आपका संदेह बिल्कुल ठीक था, हत्यारा मैं ही हूं। और यही सत्य है, परंतु ये सत्य हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ इस विश्व से भी चला जाएगा। अनंतैया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप! कि जब मैं अपने नाना के परम मित्र मोरा सिंह की हत्या कर सकता हूं इस खजाने के लिए, अपने ही नाना और सेनापति राघवन की हत्या कर सकता हूं इस खजाने के लिए, और इतना ही नहीं, पंडित रामा यानी तुम और लक्ष्मण को जुए की मान में भेज सकता हूं, ये निश्चित करके कि वहां जाकर तुम्हारी जिंदगी मृत्यु के मान में बदल जाएगी। और उससे भी अधिक मेरी प्रिय धरनी, उसे फंसा सकता हूं। तो तुम कौन हो पंडित रामा? तुम तो मेरे लिए मात्र चींटी के बराबर हो। आज तुम्हारी मृत्यु के साथ में इस सत्य की भी मृत्यु हो जाएगी। सत्य कभी नहीं मरता अनंतैया, सत्य सदैव जीवित रहता है। पंडित रामा, आज तुम अपनी इन खुली आंखों से अपनी मृत्यु के साथ में तुम्हारे इस ढोंगी सत्य की भी मृत्यु देखोगे। क्योंकि इस खंडर के दरवाजे पे ऐसा ताला लगाया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि इस खंडर तक आने का एक ही रास्ता है, तीव्र ढलान वाली दीवार। सही कहा, असंभव है मनुष्य के लिए, किंतु जीव जंतु के लिए नहीं। उधर देख। ऊपर देखो, ऊपर देखो। हिम्मत! सुनकर भी ना जताना कि मैंने सब कुछ सुन लिया। मेरी पुरानी आदत।
मैंने सुन लिया था कि तुम रामा को कहां लेकर जा रहे। खेल और कहानी दोनों समाप्त। अनंत है। अनंतया, तुमने केवल मेरे नाना की हत्या नहीं की है, बल्कि मेरे प्रेम और विश्वास की भी हत्या की है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, अभी नहीं। पंडित रामकृष्ण, महाराज, धरनी को निर्दोष साबित करने के साथ साथ आपने और लक्ष्मण ने चतुर्थ संधि के मामले को भी पूरी तरह सुलझा दिया। रहा प्रश्न स्वर्णवती के इस खजाने का, तो इस खजाने पर न्यायुक्त अधिकार कलिंग की प्रजा का है और ये खजाना उन तक पहुंचा दिया जाएगा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। परंतु महाराज, हमने और गुरुवर ने भी सहायता की थी। अरे चुप रहिए कोतवाल महोदय, कौन सी सहायता की आपने? आप तो धरनी को हत्यारिन घोषित कर चुके थे। महाराज, आज हम आपसे कहते हैं महाराज कि इस प्रकरण का पूरा श्रेय पंडित रामा और लक्ष्मण को जाना चाहिए। जिस बुद्धिमानी से इन दोनों ने पूरे प्रकरण की जांच की, हर प्रमाण, हर स्थिति की तह तक जाकर इस गुत्थी को सुलझाया है, यह प्रशंसनीय है। अति उत्तम पंडित रामा, अति उत्तम। धन्यवाद गुरुवर। किंतु मत भूलिए, यह सब हमारी शिक्षा और हमारे मार्गदर्शन के कारण संभव हुआ है। हाँ। और हाँ लक्ष्मण जी, अतिशीघ्र हम तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेंगे। जी गुरुवर। ले जाइए इन्हें। आज तो हमारे विवाह की वर्षगांठ थी। मैंने उससे कहा कि श्रृंगार करे और मेरी प्रतीक्षा करे, पर ये श्रृंगार किया उसने, अपनी मृत्यु को ही अपना आभूषण बना लिया। बोलो बोलो मीरा, बोलो कि तुम्हारा मौन तुम्हारे पति का अपमान कर रहा है। बोलो। बस करो मित्र, नियति में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। आओ। बैठिए मित्र, संभाल के। मित्र, आप विश्राम कीजिए, हम कल प्रातःकाल मिलने आएंगे आपसे। कौन है? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है मीरा। तुम क्या समझती हो कि लोग मेरी निंदा करेंगे और मैं उस निंदा के डर से तुम्हारा ये उद्देश्य सफल होने दूंगा? व्यर्थ में अपना जीवन गंवाने की क्या आवश्यकता थी? प्रतिशोध। मीरा, तुम कैसे हो सकती हो? तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी है। मालिक, मालिक, भूत, मीरा का भूत, भूत,
ये अच्छी बुद्धि लगाई तुमने। तो सब्जी वाली यहाँ आ गई है, मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा माँ? छठा माँ। लेकिन अक्का, इसी बात का तो डर है। डर? किस बात का डर? यदि इस बार भी बेटी हुई तो? अच्छा, पहली वाली भी बेटी है? हाँ अक्का, पहली बेटी का दंड अभी तक भोग रही हूँ। गुस्सा किसी बात का होता है और मार मुझे पड़ती है। ये तो बहुत अन्याय है। बेटी होना तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई दोष नहीं जिसके लिए कोई तुम्हें दंडित करे। कभी कभी सोचती हूँ जैसे मीरा अक्का ने अपना बदला लिया, बिल्कुल ठीक किया, वैसा ही होना चाहिए। बदला? किससे बदला लिया? कैसा बदला? आपने नहीं सुना? बीते प्रातः काल की बात है। मीरा अक्का, गोविंद सेठ की पत्नी, उसने अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। और फिर बीती रात्रि मीरा का भूत आया और अपने पति को मार डाला। हे माँ काली, भूत बन के बदला लिया? हाँ, सोचो अक्का, मैंने सुना है बेचारी पर बहुत अत्याचार होता था। पता नहीं क्या क्या सहा होगा उसने, जो मृत्यु के पश्चात भी उसे शांति नहीं मिली। मृत्यु के बाद भूत बनकर लौट के आई अपना बदला लेने के लिए। हाँ रामा, भूत बन के? अरे अक्का, आप क्यों भयभीत हो रही हैं? भय तो उनको होना चाहिए जो अपनी पत्नियों को दासी समझते हैं। हाँ, वही तो। और क्या भूत प्रेत, ये सारी बेसिर पैर की बातें होती हैं। आप सुबह सुबह टोकरी भर के इतनी सारी गप्पे कहाँ से बटोर लाएं? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कपोल कल्पनाएं। और ये सोचो, इतना सब कुछ हो गया किंतु महाराज के यहाँ से अभी तो कोई संदेश नहीं आया। पंडित रामा, महाराज ने बुलाया है? शीघ्रातिशीघ्र, अत्यंत विचलित लग रहे हैं। ये अत्यंत विचार करने वाली सूचना है। हमारे राज्य में ये कैसा असंतोष पनप रहा है। एक स्त्री ने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली और महाराज भूत बनकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अब बुद्धि चिंगारी से भी अधिक तीव्र गति से फैलती है। देख रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। अंधविश्वास का कोहरा कैसे हमारे बीच भ्रम और डर पैदा कर रहा है। आप सही कह रहे हैं महाराज, ये कोई परलौकिक घटना है ही नहीं, ना ही ये किसी भूत प्रेत का काम है। ये भूत प्रेत तो किसी कुंठित बुद्धि का परिणाम होता है ना लक्ष्मण? निसंदेह ये किसी कपटी का षड्यंत्र है महाराज। जी महाराज। ये तो और भी चिंताजनक बात है। भूत का भ्रम फैलाकर वो अज्ञात दुष्कर्मी और भी अपराध कर सकता है। इससे पहले कि कोई और दुर्घटना घटे, इससे निपटना होगा पंडित रामकृष्ण। इस अनियंत्रित प्रेत कथा पर शीघ्र अतिशीघ्र विराम लगाना आवश्यक है। जी महाराज। गोविंद इस भवन के स्वामी और विजयनगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी। बीते दिनों इनकी बीवी ने आत्महत्या की थी और कल रात्रि मीरा के भूत ने इनकी हत्या। तो ऐसी होती है भूतिया चित्रकला। यदि भूत इस प्रकार हत्याएं करने लगे ना, तो सामान्य अपराधियों का क्या होगा? उनका तो जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। किसी ने गहन परिश्रम किया है इस बात के लिए कि इस चित्रकला का पूरा श्रेय उसे नहीं बल्कि एक भूत को मिले। सिंदूर की महत्ता भी सिखा गई। वो कैसे? सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है लक्ष्मण। अपने सुहाग को अपने ही हाथों से मिटाने के पश्चात यूं सिंदूर को बिखेर देना, ये प्रतीकात्मक रूप से एक ही ओर संकेत कर रहे हैं, विरोध अथवा एक घोषणा, प्रतिशोध की। संभवतः एक
पत्नी का प्रतिशोध। कोतवाल महोदय, किस हथियार का उपयोग किया गया था? अरे ये तो अत्यंत भारी है, अर्थात काफी बलशाली स्त्री रही होगी, या फिर बलशाली पुरुष? संभवतः। तो फिर क्या एक पुरुष ने एक स्त्री का भेष धारण करके महल में प्रवेश किया हो और ये हत्या की? कोतवाल महोदय, मैं इतना भी कुशल नहीं हूं कि क्षण भर में सारी कड़ियां जोड़कर आदि से अंत तक पहुंच जाऊं। वैसे अंदर आने के कितने द्वार हैं? एक द्वार आगे है और एक पीछे। जीवन और मृत्यु के 2 द्वार। किसी ने बलपूर्वक प्रवेश किया हो, इस बात का भी कोई संकेत नहीं मिल रहा। इसका तात्पर्य यह है कि अपराधी इस भवन के परिसर से भली भांति परिचित था। संभवतः कोई ऐसा जिसके पास भवन की चाबी रही हो और अंदर आने में कोई कठिनाई नहीं हो। हाँ, जैसे भवन का कोई नौकर या चौकीदार जो संभवतः इस घटना का भी साक्षी हो। मंगल, भूत, पंडित रामा, नाम मंगल और भय से दंगल, कमाल करते हो। अभी यहाँ कोई भूत नहीं। एक काम करिए, थोड़ा जल पीजिए, ठहरिए। ये लो, पियो। ये बताइए कि मीरा की मृत्यु घटित कैसे हुई? मालकिन ने आत्महत्या की थी। कथा का सारांश नहीं, पूरी कहानी चाहिए, एक एक विवरण विस्तार से। क्या क्या देखा, कब, कहां, कैसे, क्या शुरू हुआ, शुरू से बताइए। मालकिन के शयन कक्ष के बाहर छज्जे पर एक त्रिशूल स्थापित रहता है और आज तक कभी किसी ने उसको छेड़ा नहीं। नहीं सरिता अक्का, आज नहीं, आज आप मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगी। नहीं मीरा, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है आप? मीरा, ये क्या कर रही है? नहीं, ये क्या कर रही है आप? नहीं मीरा, ये आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती, रुक जाइए। मीरा, मीरा, क्या आप जानते हैं मीरा की आत्महत्या के पीछे कारण क्या था? अब प्रभु की मंशा प्रभु ही जाने। मालकिन को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब इस पीड़ा से प्रभावित होकर वो काफी अस्वस्थ रहने लगी थी। अब संभवतः इस पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सरिता अक्का का परिचय मालकिन की उपचारिका के लिए रखा गया था। मालकिन से काफी घनिष्ठता थी उनकी। फिर तो परिवार की सदस्य जैसी ही हो गई होंगी। आप भी भली बात ही जानते होंगे उन्हें। हाँ, उनसे अटूट प्रेम करती थी और उनके प्रति पूर्णतः समर्पित थी। और मालकिन की मृत्यु पे इतनी क्रोधित हो गई थी कि मालिक को भी उनके शव को स्पर्श तक नहीं करने दिया था। मैं आपको स्पर्श करने नहीं दूंगी। आप ही तो इसकी मृत्यु का कारण है। चलिए चलकर मिलते हैं समर्पण की इस मूर्ति से। क्या नाम बताया? सरिता अक्का। हाँ, थोड़ा और जल पीजिए। मीरा से काफी स्नेह था आपको, आप उनके परिवार की सदस्य जैसे ही बन गई थी। ऐसा कहना ठीक होगा ना? हाँ, मेरी प्रिय थी वो। फिर तो आपको उनके विषय में बहुत कुछ ज्ञात होगा। घटना वाले दिन मीरा ने आपसे क्यों कहा आज नहीं? आज नहीं, आज आप मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या इसके पूर्व भी कोई ऐसी घटना घटी थी जिसमें आपने मीरा की रक्षा की हो, या इससे पहले भी कभी मीरा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था क्या? गोविंद ने मीरा का विश्वास तोड़ा था। वो उसे बार बार अपमानित करता, हर प्रकार से उसकी उपेक्षा करता, यहाँ तक उस बेचारी के अस्वस्थ होने पर भी
उस निष्ठुर ने कभी उस पर दया नहीं दिखाई। छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठाता और वो अबला मिट्टी की मूर्त सब कुछ चुपचाप सहती थी। इस क्षण के पश्चात हमसे कदापि ये प्रश्न मत करना कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे। इस सीख को सिंदूर की तरह अपने माथे पे लगा लो, समझी? गोविंद का हिंसा करना तो प्रतिदिन था। मीरा से तो उसका मन भर गया था। मीरा उसकी तीसरी पत्नी थी, किंतु वो चौथे विवाह की योजना बना रहा था। मीरा बहुत दुखी थी। गोविंद के गुड़ियों के संग्रहालय का हिस्सा बनना मीरा को कदापि स्वीकार नहीं था। एक दिन तो अपनी चौथी पत्नी और उसके परिवार को मीरा को बिना बताए आवास पर आमंत्रित कर लिया। अपनी पत्नी का परिचय नहीं करवाएंगे मेहमानों से? समय आने पर परिचय भी कराया जाएगा। अभी आप प्रस्थान कीजिए। आपको यहाँ किस काम के लिए रखा गया है? ध्यान नहीं रख सकती इनका? आप तो गोविंद को अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति सिद्ध करने का प्रयत्न कर रही हैं, जबकि मीरा की देखभाल के लिए गोविंद ने ही आपको रखा था। रामा पंडित, लोग तो दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं। गोविंद की प्रतिष्ठा थी समाज में, किंतु उसके पत्नी की लेश मात्र चिंता नहीं थी। उसे इस बात की चिंता थी कि समाज में लोग उस पर उंगली उठाएंगे कि कैसा कंजूस व्यक्ति है, पत्नी की देखभाल नहीं करता, इसकी चिंता थी। लेकिन मंगल, वहाँ का चौकीदार, उसने हमसे कहा कि मीरा को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए उसने आत्महत्या की थी। हाँ, संतान नहीं होना तो बहुत बड़ी पीड़ा है, किंतु कोई स्वयं अपने प्राण लेता है क्या? और इसीलिए आपका विश्वास है कि मीरा के भूत ने गोविंद की जान ली, या कुछ और कुछ थी? नहीं, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ। मुझे लगता है कि मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो बेचारी प्रतिशोध की आग में जल रही थी, अब उसे संतोष मिला। कोई भी पुरुष महिला के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। आप क्या आप ही थी जिसने मीरा के मृत शरीर को सबसे पहले देखा था? जी। और उसे मृत घोषित भी आप ही ने किया था? जी। देवी जी, आपने गोविंद को अपनी मृत पत्नी के शरीर को छूने तक नहीं दिया? उस जैसे घृणित पुरुष को मैं अपनी मीरा को स्पर्श करने देती क्या? मीरा की मृत्यु आत्महत्या थी, किंतु मेरी दृष्टि में वो क्रूर हत्या है, और वो हत्या गोविंद ने की है। आप तो अत्यधिक क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। यदि मीरा ने उसकी हत्या नहीं की होती तो संभवतः आप ही ने गोविंद की हत्या कर दी होती। मानसिक बल के साथ साथ शारीरिक बल भी है, भाला वाला तो आसानी से उठा लेती होंगी ना आप? क्या कहना चाहते हैं? गोविंद की हत्या मैंने की है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा देवी जी। कृपया आप यहाँ से प्रस्थान करें। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी स्थिति को समझिए, कृपया जाइए। किंतु जाने से पहले क्या आपके भवन की जांच करें तो उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? वैसे यदि आपत्ति होगी भी तो हमें आपकी आपत्ति को अनदेखा करना होगा। कोतवाल महोदय, भवन की जांच कीजिए। नहीं तो अरे ऐसे ऐसे पंडित रामा, आप व्यर्थ सोच रहे हैं। मीरा की हत्या मैंने नहीं की। हाँ हाँ, आपने नहीं की, आपने मीरा की हत्या नहीं की, लेकिन संभवतः गोविंद की। सरिता के भवन से तो कुछ नहीं मिला, गोविंद निवास की कुंजी भी नहीं। अब क्या सच में मीरा का भूत ही है? अरे आपको बार बार भूतों के विषय में बात करना आवश्यक क्यों है? कोतवाल महोदय, अब जो होना है कल सवेरे होना है, तब तक आप विश्राम क्यों नहीं करते? हाँ, पंडित रामा को भूतों से डर लगता है। चलिए चलिए, जाइए। शुभ रात्रि। आपको भी। क्या लगता है मीरा ने क्यों आत्महत्या की होगी?
मंगल की बात सही लगती है। संतान न होने की पीड़ा से मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा और इस कष्ट के निवारण के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। आत्महत्या का, वो भी इतनी निर्ममता से? नहीं लक्ष्मण, तुम एक स्त्री की शक्ति को हीन समझने की भूल कर रहे हो। पति के होते हुए पत्नी का यूं प्राण त्याग देना निश्चित रूप से कुछ तो अनुचित हुआ है वहां। इस आत्महत्या के पीछे मुझे कष्ट से भागने की मंशा नहीं लगती लक्ष्मण, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई गहरा संकल्प छुपा हुआ है। सरिता ये संकेत देने का पूरा प्रयास कर रही है कि पति के अत्याचार की वजह से मीरा ने यह कदम उठाया। पति का विरोध भी तो कर सकती थी, जो वो कर रही थी। तो फिर अचानक एक दिन इस तरह अपने ही प्राण ले लेना, वो भी इतनी गंभीर और कठोर तरीके से, क्यों? मैं भी इसी रहस्य पर विचार कर रहा हूं लक्ष्मण। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरिता हमसे कुछ तो छिपा रही है। तुम्हें लगता है सरिता ने गोविंद की हत्या की? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरिता स्वयं इतनी क्रोधित हो कि मीरा का बदला लेने के लिए उसने मीरा के ही वस्त्र पहनकर रात्रि में जाकर गोविंद की हत्या कर दी हो? यदि ऐसा होता तो भवन में घुसते हुए किसी ने तो उसे देखा होता। संभवतः उसे अंदर बाहर जाने के सभी द्वार और मार्ग पता हो, ऐसे मार्ग भी जो आस पड़ोस से परे हैं। क्या हो सकता है मंगल भी उसके साथ इस षड्यंत्र में सम्मिलित हो? परंतु सरिता को वो दुल्हन वाला लाल जोड़ा तो चाहिए होगा ना, और एक दिन में उस प्रकार का लाल जोड़ा बनाना अत्यंत कठिन है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए लक्ष्मण कि अंत में उस शव को सरिता ने ही संभाला था। हो सकता है उसने शव के वस्त्र बदल दिए हों। स्थिति में तो शव पर लाल जोड़ा नहीं कोई और वस्त्र होगा। निसंदेह होगा, जिसका अर्थ यह है कि अब हमें साक्षात शव के दर्शन करने होंगे, तभी हमें सत्य का पता चलेगा और सरिता के कपट का मुखौटा उतरेगा। जांच के लिए मीरा का शव शवगृह में रखा है ना? हाँ। चले। कहाँ? शवगृह और कहाँ? तुम आधी रात को उपहास क्या कर रहे हो? शवगृह इस क्षण कदापि नहीं। अरे इस क्षण दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लक्ष्मण महाशय, अंधकार है। मैं इस क्षण शवगृह कदापि नहीं जाऊंगा। शव जो है वो भ्रमण करने के लिए कहीं जाएगा नहीं, प्रातः काल तक वहीं रहेगा। हम प्रातः काल ही जाएंगे। और प्रातः काल तक सरिता ने प्रमाण मिटा दिए तो, शव के वस्त्र बदल दिए तो? चलो। कहाँ शवगृह? हाँ। हंसो मत। ये चौकीदार कहाँ गायब है? चलो। और चौकीदार नहीं है, अंदर मसाले बुझी हुई हैं। मेरी बात मानो लक्ष्मण, अभी चलते हैं, कल प्रातः काल आएंगे। चलो। अरे प्रातः काल अभी थोड़ी देर में होने वाली है। अब आ गए हैं तो कार्य करते हैं। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई है। नहीं, कुछ नहीं। यहीं रुको, मैं मशालों का प्रबंध करता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मुझे छोड़कर कहीं जाना मत। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। आवाज आ रही है मुझे तुम्हारी। रुको, आ रहा हूँ। लक्ष्मण, चलो मशाल जला दिया। अपना नाम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? घबराना मत, पर पीछे गोविंद का शव है। बंद कर दो। क्षमा करें, अर्थात मीरा का शव उसमें होना चाहिए। जो कार्य करने आए हैं कर ले। चल। समाधि हो गया। भागो, भूत है। चलो। महाबुद्धिमानी, महाज्ञानी, तर्क से तह तक जाने वाले, शव अदृश्य नहीं, पूरा का पूरा शव गायब है ही नहीं। देखो। हाँ लक्ष्मण,
शव के वस्त्र ही नहीं, पूरा का पूरा शव गायब है। अभी कुछ क्षण पहले भय से चेहरा तनाव में था और अब यहाँ खड़े रह के मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? याद करो, मीरा के शव के पास सरिता के शब्द क्या थे? मैं आपको स्पर्श करने नहीं दूंगी। आप ही तो इसकी मृत्यु का कारण है। पूरे समय केवल सरिता शव की निगरानी कर रही थी, घड़ी भर भी उसने शव को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। हाँ, तो क्या ये संभव नहीं कि मीरा ने सरिता की सहायता से स्वयं अपनी ही आत्महत्या का नाटक रचा? परंतु सरिता शव को शवगृह क्यों लाई की जांच कराने के लिए? शव नहीं लक्ष्मण, मीरा को मृत होने का तो वो केवल नाटक कर रही थी। वास्तव में मीरा जीवित थी। अद्भुत। ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि शव गायब कहाँ हुआ, क्योंकि वास्तव में तो कोई शव था ही नहीं। यहाँ से तो जीती जागती स्त्री मार गई। सरिता ने चौकीदार को लालच दिया होगा ताकि रात के अंधेरे में मीरा यहाँ से निकल पाए। और संभवतः वहां से निकलने के पश्चात मीरा ने उसी दुल्हन के वस्त्रों में पीछे के द्वार से अपने भवन में प्रवेश किया होगा। और प्रवेश करने के पश्चात उसने सभी के वापस लौट जाने की प्रतीक्षा की और सभी के लौट जाने के बाद उसने बड़ी धैर्यता से अपने कार्य को पूर्ण किया। और इस प्रकार मीरा ने अपना प्रतिशोध पूरा किया। वाह, तीव्र बुद्धि रामा। राम 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 राम। हाँ, यही हूँ, यही हूँ। अरे मैं यही हूँ। तुम बोलो। ये कहाँ गई? ये कैसा अमंगल दृश्य था? हाँ लक्ष्मण, ये कहाँ गई? लक्ष्मण, जिस सामग्री से ये धुआं बनाया गया है उसके अवशेष यहीं कहीं होंगे। ध्यान से ढूंढो। यहाँ तो सिंदूर की डिब्बी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ लक्ष्मण कि हमें ये पूर्ण विश्वास दिलाने की चेष्टा की जा रही है कि ये प्रेत वधू कल्पना नहीं वास्तविक है। इसकी प्रबल संभावना है कि मीरा और सरिता इस कार्य में दोनों शामिल। और ये तभी पता चलेगा जब इस शवगृह का चौकीदार हमें मिलेगा। वो तो गायब है। आएगा, वो भी दर्शन देने अवश्य आएगा। हम ढूंढेंगे उसे, क्योंकि ये पहेली तो तभी सुलझेगी जब ये दोनों कड़ियां मिलेंगी लक्ष्मण। मुत्थू कहाँ है? अब क्या नया कलेश कर दिया इसने? कहाँ ढूंढ सकते हैं उसे? मेरा तो भाग ही फूटा है। मुर्गेबाजी की लत लग गई है इसको। मुर्गों की लड़ाई? चलो। आपको बंदी बनाया जाता है। अरे चलिए। अरे अरे छोड़िए मुझे। चलिए। अरे छोड़िए मुझे। चलिए। अरे कहाँ थे कल रात्रि? उल्लू की भांति कहाँ विचरण कर रहे थे? दया पंडित रामा, दया कीजिए मुझ पर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कीजिए। मैं चौकीदारी के कार्य में कभी भी काम चोरी नहीं करूंगा। जीते जी मैं शवगृह छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या आपने मुत्थू को शवगृह के पहरे से हटने के लिए कोई प्रलोभन दिया था? नहीं, प्रलोभन की कोई बात नहीं है। मुर्गेबाजी की लत लग गई है और मुझे रहा नहीं गया तो मैं निकल गया। चुप। 4 डंडे पड़ेंगे ना, स्वतः सब प्रकाशित कर देगा। सच बोल। यदि किसी ने किसी को कोई प्रलोभन नहीं दिया तो मीरा का शव वहां से गायब कैसे हुआ? वही होगा। शव वहां से कैसे गायब हो सकता है? शव को क्या आसमान निगल गया या धरती खा गई, या मीरा स्वयं अपने मृत चरणों से चलती हुई वहां से प्रस्थान कर गई? तो आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मीरा की मृत्यु नहीं हुई?
अरे नए आदेश के अनुसार मैंने स्वयं शवगृह में मीरा का मृत शरीर लाकर रखा था ताकि वैद्य उसकी जांच कर सके। पंडित रामा, एक प्रशिक्षित सेविका हूं मैं। अरे कई वर्षों का अनुभव है मुझे चिकित्सा सेवा में, और मृत और जीवित में मुझे भेद करना नहीं आएगा। जब मैं वहां से निकला तब तो शव वहीं था। उसके बाद क्या हुआ उसका पता नहीं है मुझे। अच्छा, नहीं पता? रामा, ये हमें मूर्ख समझता है क्या? शव निसंदेह वही है। पंडित रामा, शव वही है। शव वही है। देखिए, स्वयं देखिए, शव यहीं पर है, मैं कह रही थी। इसकी नाड़ी देखो। ये तो मृत है। कोतवाल महोदय, क्या यही मीरा है? जी पंडित रामा, यही मीरा है। मैं कह रही थी शव यहीं पर है। किंतु कल रात्रि कोई शव नहीं था यहाँ पर, और यदि था भी तो किसी भूत या प्रेत ने आकर गोविंद की हत्या कर दी उसका प्रतिशोध लेने के लिए। तो ये जांचना आपका दायित्व है पंडित रामा। इस तरह किसी पर दोष बढ़ना अत्यंत अनुचित है। देवी जी, अनुचित और उचित का निर्णय हम लेंगे। देखिए, आप एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते, अन्यथा मैं महाराज से आप लोगों की शिकायत करूंगी। अरे एक तो चोरी, ऊपर से हम ही को धमकी दे रही हैं। क्या प्रमाण है आपके पास? मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं आप। क्या प्रमाण है? मनगढ़ंत कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा है। लक्ष्मण, समस्या विकट है, धैर्य से काम लो। पंडित रामा, ऐसी परिस्थिति में जहां हमें सरिता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा, मुझे लगता है हमें इन्हें जाने देना चाहिए। उचित है, मुत्तू को भी जाने दीजिए। अरे 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 बस 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 बस, स्वयं पर नियंत्रण रखिए बस। हाँ, यानी शव कहीं टहलने निकल गया, टहल के वापस आ गया। ये हो क्या रहा है? ये हाथ देखिए पंडित रामा, मृत शरीर के हाथ रक्त से सने हुए। कल रात्रि जब हमने शव का परीक्षण किया था तो ये रक्त नहीं था। अब दोनों हाथों पर रक्त, संभवतः ये रक्त हत्या के समय पर लगा होगा। अब क्या तात्पर्य है आपका? सच में कोई भूत है? फिर शव के हाथ पे रक्त कैसे आया? यानी हम पूरा ब्रह्मांड घूम के फिर से उसी बिंदु पे आ गए। पूरा भूत। ये भूत प्रेत केवल धारणाएं हैं लक्ष्मण। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? कल रात हम दोनों ने साक्षात दर्शन किए हैं भूत के। चलो ठीक है, एक पल के लिए मान भी लो कि कोई भूत वूत नहीं, तो फिर क्या वो सरिता ने मीरा की आत्महत्या का प्रतिशोध लिया? परंतु सरिता के घर से भी कुछ मिला नहीं था। तो क्या हमारी दृष्टि हमें भ्रमित कर रही है? इस बात में कोई संदेह नहीं कि कल रात्रि यहाँ कोई शव नहीं था। इस बात के साक्षी हम दोनों हैं। घोर रहस्य इसी को सुलझाना है लक्ष्मण। इस रहस्य के पीछे किसी की सोची समझी चाल है। कोई है जो मीरा की मृत्यु का लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और यदि ये काम सरिता का है तो वो अवश्य पकड़ी जाएगी। अधिक दिनों तक वो हमारी आंखों में धूल या कहें सिंदूर नहीं झोंक सकती। तो क्या वास्तव में यही भूत है? नहीं महारानी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कोई अलौकिक घटना नहीं है। ये निश्चित रूप से किसी की चाल है। इस रहस्य को सुलझाना अत्यधिक आवश्यक है पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। एक निर्दोष ने अपना जीवन गंवाया है,
यदि वो निर्दोष नहीं था तो? ये संबल महाराज की सबसे छोटी पुत्री, विजयनगर राज्य के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी नीलकंठ की धर्मपत्नी और हमारी छोटी बहन मधुमती। वैसे जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाता है। न्याय का मूल सिद्धांत तो यही कहता है देवी जी। इस समाज में एक स्त्री के लिए एक पुरुष को दोषी साबित करना बहुत ही कठिन है और संभवतः उस व्यक्ति को न्याय पूर्व दंडित कर पाना बहुत ही कठिन है। इसीलिए वो इसी प्रकार के अंत के योग्य था। और मेरी तो धारणा है कि उसकी हत्या के पश्चात ही उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिली होगी। क्षमा करें, यदि ऐसा हो भी कि व्यक्ति निकृष्ट हो तो भी उसका जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं होता। जीवन लेना या देना ये तो केवल परमात्मा का अधिकार है। जो मैंने सुना उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी मैं। गोविंद एक ऐसा नीच इंसान था जो अपनी असहाय अस्वस्थ पत्नी के प्रति सहानुभूति रखना तो दूर बल्कि उसके ऊपर बल का प्रयोग करता था। ऐसे में एक पत्नी क्या करती? मधु, अपनी वाणी पर संयम रखें। यही तो कथनी है, हम स्त्रियों की वाणी का दमन कर दिया जाता है। ध्यान रहे, हर विचार को वाणी देना आवश्यक नहीं होता मधुमती। यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि गोविंद एक अपराधी था। ये एक मिथ्या भी हो सकती है। इसे इस प्रकार प्रसारित करना उचित नहीं होगा। जी क्षमा कीजिए महाराज। अल्लू, अरे ओ अल्लू, परलोक सिधार गया क्या? उस विधवा पर अब कोई दया नहीं। मुझे चेतावनी दिलवाती है। स्त्री की जात, निष्फल निष्कृष्ट विधवा, उसे अपने पांव की जूती नहीं बनाया तो मेरा पुरुष होने पे कलंक है। मुझे चेतावनी दिलवाती है, भुगतना पड़ेगा उसे। शारदा, सो गई क्या? नहीं। एक बात बताओ, आज तक किसी भी क्षण तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे विचारों का दमन करता हूँ या कभी तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुनता? ऐसा सोच कर तो देखो। इस घर में रहना नहीं है क्या? आता हूँ। मृत शरीर के हाथ रक्त से सने हुए। शव वहां से गायब कैसे हो गया और हमारी अनुपस्थिति में शव वापस कैसे आ गया? आखिर कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे? लक्ष्मण, लक्ष्मण, इतनी रात्रि को कहां गया? लक्ष्मण,
इतनी रात को कहाँ गए थे? वो नेत्रों में निद्रा नहीं आ रही थी, तो सोचा खुली हवा में थोड़ा टहल। इतनी रात को, वो भी अपने झोले के साथ? तारे चुनने गए थे क्या? पंडित रामा। कोतवाल महोदय, क्या हुआ? बुरी खबर है, एक और व्यापारी सूर्य प्रसाद की हत्या हुई है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसकी हत्या भी गोविंद की हत्या जैसे ही हुई है। क्या वहां पे भी लोगों ने किसी भूत को देखा, दुल्हन के भेष में? जी। इस हत्या की शैली भी पहले वाली जैसी है, चित्रकारी भी वैसी है। अरे, ये तो भार में कम है। अर्थात भूत अत्यंत ही सूक्ष्म दृष्टि वाली, क्षमा करें, वाला है। भूत का लिंग तो अभी तक स्थापित ही नहीं हुआ ना। अपने हथियार देख परख कर ही चुनता है। ये त्रिशूल इसी घर का है। सूर्या की पत्नी से पूछ सकते? उचित है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। केवल वही साक्षी हैं जिन्होंने भूत को जाते हुए देखा है। पंडित रामा, सब कुछ बहुत ही उलझता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि ये सब किसी दिव्य शक्ति का काम है, फिर लगता है कि किसी मनुष्य ने किया होगा। धैर्य रखिए कोतवाल महोदय, ये उलझन भी किसी समाधान की सीढ़ी है। अंत में इस पहेली के सभी टुकड़े अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे। अभी सब कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा है ना, क्योंकि अभी तक इस पहेली के इन टुकड़ों की सही पहचान नहीं हुई है। अभी तो चित्र ही पूरा होना शेष है। तुम किस लोक में भ्रमण कर रहे हो लक्ष्मण? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलो इनकी धर्मपत्नी से भेंट करते हैं। चलिए। जी, संभालिए अपने आप को। हम आपके पति की हत्या की जांच करने आए हैं। उसी संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। भूत को कैसे ढूंढेंगे? किसी तंत्र मंत्र से? आपने देखा भूत को? नहीं, इन्होंने देखा। मैंने उसे जाते हुए देखा था। फिर जब मैं कक्ष में गई तो अपने पति को मृत पाया। कृपया करके पूरी बात विस्तार से बताएंगी? ये घाव कैसे लगा आपको? देखिए, ये सब जानना आवश्यक है, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वो मैं मुख्य द्वार से टकरा गई थी, उसी से चोट लग गई। तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आकर इनके कथन को लिखो। आओ।
तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तेरे जैसे मनुष्य ना इस सृष्टि पर कलंक, तड़प तड़प के मरेगा धरती पे बोझ। निकल जाओ यहां से। तुम यहाँ क्यों आए? किसी ने कुछ क्षण पहले यहाँ आकर मेरे पति को मारने की चेतावनी दी थी। अरे